नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारी ये जीके जीएस की कौन सी 52वीं क्लास है दोस्तों, कौन सी 52वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों ने डिमांड करी कि सर जी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस भी लाइए। कल हमने मैथ्स की और रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कंप्लीट करी थी। जिसने नहीं देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। एक दिन आपके जीके जीएस की क्लास चलेगी और एक दिन मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलेगी दोस्तों, डेली 8 PM पर। ठीक है, अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस का दोस्तों अगर आप 50% कवर करना चाहते हो तो डेली ये क्लासेस आती हैं। आप लोग डेली देखिए, मैं 100% देख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने 1051वां क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या मेघालय? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आज हमारी ये 52वीं क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो दोस्तों यहां से आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल ये मेघालय से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1052 और हमारी 52वीं क्लास आज है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला, बांसुरी, सरोद या शहनाई? सभी साथी कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। हमारी 52वीं क्लास है दोस्तों, हम पीडीएफ सारी अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा जीके जीएस क्लासेस का। ठीक है, तो दोस्तों बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की दोस्तों, तो पहले मैं इसका सही जवाब बता दूं। इसका सही जवाब है बांसुरी वादक दोस्तों। ठीक है, अब बांसुरी वादक में दोस्तों आपके राजेंद्र कुलकर्णी भी आ जाते हैं दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करें। हाल में ही राज महोत्सव 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मणिपुर में, मिजोरम में, ओडिशा में या असम में? जल्दी से बताएं कमेंट करके। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं दोस्तों। आप मुझे बताइए कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, जल्दी से बताइए कमेंट करके, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, लोकटक झील पर दोस्तों एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आप सभी को पता है, जिसका नाम होगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वो इसी लोकटक झील पर है। पहले तो आप इस प्रश्न का जवाब दें कि हाल में ही राज महोत्सव 2024 कहां पर शुरू हुआ है दोस्तों, बताइए। तो साथियों इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा राज्य में दोस्तों, जिसमें भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील यहीं पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ये झीलें भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसका सही जवाब बताया आपको, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब लोकटक झील दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये मणिपुर में है दोस्तों। किस राज्य में? ये मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर की युद्ध शैली कौन सी है? थांगटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1054, आंख के सामने पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? कार्निया, पुतली, आइरिस या रेटिना? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। आंख के सामने पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है हमारी डेली बेसिस पर। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ठान ली ना कि मेहनत करना है तो सिलेक्शन लेने से कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। तो कंटिन्यू पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। डेली क्लास अटेंड करिएगा साथियों। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आंख के सामने पारदर्शी भाग को हम कहते हैं कार्निया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कल हमने दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करी थी, बहुत ही शानदार लॉजिक से क्लास चल रही है दोस्तों। आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के बाद आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताओगे, तो वो भी क्लासेस आपकी डेली चल रही है आपकी डिमांड पर। क्वेश्चन नंबर 1055 का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56? इन चारों अनुच्छेद के बारे में आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। इन चारों अनुच्छेद के बारे में बताइए कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित? ये चारों के चारों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, बताइए। 52 किससे? 53 से संबंधित। 53 किससे? 54 से या 56 से? जल्दी से बताइए। चारों के चारों
अनुच्छेद किन से संबंधित है? तो पहले तो इसका सही जवाब टिक कर देते हैं। हमें पूछा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अनुच्छेद 54 में आता है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 के अंदर बताया गया। चलिए अब राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 समझते हैं। इसमें क्या होता है? इस अनुच्छेद में कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, ये हमें अनुच्छेद 52 बताता है। ठीक है, आप सभी को पता है भारत में सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का ही है। ठीक है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके नहीं तो किसके हाथ में होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, अनुच्छेद 54 तो मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आप मुझे कमेंट करिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके संविधान से लिया गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर करिएगा कमेंट में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके संविधान से लिया गया है। तब तक मैं अनुच्छेद 56 के बारे में बताता हूं। इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यालय बताया गया, कार्यालय, टेन्यूर है ना, कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय। और 55 में इसके इनके राष्ट्रपति जी का निर्वाचित मैनर रहता है ना। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके संविधान से लिया गया। सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, लास्ट में आप लोग कमेंट किया करें साथियों। आप लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन देख लेते, कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, इससे आपकी तैयारी का पता कैसे चलेगा, है ना? तो आप कमेंट किया करें साथी। क्वेश्चन नंबर 1056, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम चोल, कुलशेखर पांड्या, नरसिंह वर्मन या राजा राज सिम्हा? सभी साथी कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों अब आपकी क्लासेस एक दिन मैथ्स रीजनिंग की चलेगी और एक दिन जीके जीएस की चलेगी। ठीक है, हम तीनों ही सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों ही सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो एक बार मैं इसका सही जवाब टिक कर देता हूं, कुलशेखर पांड्या दोस्तों, पांड्या वंश से। ठीक है, ये पांड्या वंश का शासक था मीनाक्षी, जिसने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के मदुरई शहर में है, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करें साथियों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दिया करूंगा। तमिलनाडु के मदुरई शहर में है, मदुरई। ठीक है, तमिलनाडु के ये मदुरई शहर में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम चोल दोस्तों, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया? कोई मुझे बताएगा? इन्होंने करवाया नटराज मंदिर का निर्माण। साथियों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नटराज मंदिर, ये भी तमिलनाडु का ही है। नटराज मंदिर, नटराज मंदिर ये भी दोस्तों तमिलनाडु का ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम चोल ने नटराज मंदिर का निर्माण करवाया साथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। और दोस्तों ये नरसिंह वर्मन प्रथम दोस्तों, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो ध्यान रखेंगे इन्होंने मामल्लपुरम मंदिर का निर्माण कराया, यानी कि ये पल्लव वंश के शासक थे। मामल्य, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मामल्लपुरम मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर। ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? ये पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव। इसमें इन चारों शासकों में से दो तो पल्लव वंश के हैं। ठीक है, मामल्य मंदिर दोस्तों। अब बात करें दोस्तों राजा राज सिम्हा मंदिर, ये दोस्तों इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया? इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया दोस्तों, कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कांची वाला कैलाश मंदिर, कांची वाला कैलाश मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना, कांची वाला। ठीक है, ये भी पल्लव वंश के शासक हैं, पल्लव। तो ये जो इंपॉर्टेंट मंदिर है और उनके संस्थापक के जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1057, यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या नेपाल में? सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका सही जवाब? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी साथी बताएं। तो साथियों यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल बी ऑप्शन टिक होगा सही जवाब। ये कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को आई होप सभी बच्चों ने सही किया होगा दोस्तों। अब मुझे आप लोग कमेंट करिए कि जेनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है। जेनेवा में अगर बात करें दोस्तों तो अब दो चीज का, एक तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में। और डब्ल्यूटीओ का भी हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जेनेवा में है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स रहेंगे, मुख्यालय रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में। ठीक है,
वाशिंगटन दोस्तों। बात कर ले वाशिंगटन दोस्तों, यहाँ पे IMF का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में। IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में। और सार्क की तो क्या ही बात करें दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेपाल में दोस्तों। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका सम्मेलन सभी बच्चे जानते होंगे ढाका में हुआ दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर नेपाल में। और भारत में अगर सम्मेलन पूछे तो बेंगलोर में इसका सम्मेलन हुआ। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और UNDP की मैं अगर आपको बात बताऊं दोस्तों, UNDP के बारे में बता दूं थोड़ा सा, तो UNDP के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1965 में होती साथियों। कब होती? 1965 में। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं, स्टेनर, ठीक है। अचीम स्टेनर कौन है भाई? ये इनके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आज का कंटेंट बहुत ही शानदार लेवल का रहेगा। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? सभी साथी बताएंगे। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? सभी साथी कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। साथियों ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। जितने भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं वो एक बार समझ लें भाई, क्लास डेली 8 PM पर आती है, ठीक है। एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है। मैथ तो रीजनिंग की साथ में चलेगी और GK GS की साथ अलग चलेगी क्लास, ठीक है। आज हमारी GK GS की 52वीं क्लास है। तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन वाले सभी स्टूडेंट गलत टिक कर रहे हैं भाई, डी ऑप्शन गलत टिक कर रहे हैं, ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है इसका? तेलंगाना। सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तेलंगाना में दोस्तों एक और राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम है महावीर हरिणा वनस्थली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, महावीर, ठीक है, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, वनस्थली ये उद्यान भी कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड की तो बताने की जरूरत नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी वहीं पर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1059, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है कि भारत का गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, भारत का वायसराय कौन थे। इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो आज इस क्लास को देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी दोस्तों। ध्यान से सुनना, पहले पूछा बंगाल का अंतिम गवर्नर, मैं आपसे प्रथम गवर्नर पूछूं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए आप लोग, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए दोस्तों। आपको अंतिम पूछा है, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं, इसका प्रथम गवर्नर बताइए, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर बताएंगे, भारत का गवर्नर बताएंगे, भारत का प्रथम गवर्नर बताएंगे दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर बताएंगे कौन है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताइए। प्रथम गवर्नर पूछा है तो भारत का अंतिम भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। अंतिम गवर्नर अंतिम भी बताइए, अंतिम गवर्नर लिख रहा हूं तो आप समझ जाना, ठीक है। अंतिम गवर्नर भी बताना है, ठीक है। और भारत का पहला वायसराय भी बताना है, पहला वायसराय, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस के जवाब देने, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, यहां से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो मैं इस प्रश्न का सही जवाब टिक कर देता हूं, आपके क्या होगा इसका सही जवाब? बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा है तो अंतिम गवर्नर कौन होगा साथियों आपका? तो यहां से आप लोग टिक करेंगे वारेन हास्टिंग दोस्तों। कौन रहेगा अंतिम गवर्नर? वारेन हास्टिंग। अब आप बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हास्टिंग दोस्तों, ठीक है। साथियों आई होप कि आप सभी बच्चों ने वारेन हास्टिंग को ही टिक किया होगा दोस्तों। अगर पहला पूछे दोस्तों तो पहला रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। साथियों ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, अंतिम गवर्नर वारेन हास्टिंग है। भारत का अगर गवर्नर की बात करें दोस्तों, भारत का गवर्नर की बात करें दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर बनता कौन है? भारत का पहला गवर्नर वारेन हास्टिंग बनता है दोस्तों, वारेन हास्टिंग लिख दे रहा हूं, ठीक है, हेस्टिंग, ठीक है। यही दोस्तों भारत का पहला गवर्नर बनता है। और अंतिम गवर्नर कौन है भारत का? अंतिम गवर्नर पूछ ले आपको तो कैनिंग टिक करना है, कैनिंग। भारत का
अंतिम गवर्नर कौन है? कैनिंग। फिर गवर्नर के बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वायसराय का पद आ जाता है और भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? कैनिंग बनता है दोस्तों, कैनिंग। और अंतिम कौन बनता है? माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कैनिंग और अंतिम पूछे वायसराय तो माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग और भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। आई होप कि सभी डाउट आपके माइंड से निकल गए होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके 1060। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? पुरोहित, ब्राह्मण, गाय, स्त्री। सभी साथी बताएंगे। तो यहां से बिल्कुल आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, गाय के लिए यह प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1061। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तराखंड टिक करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड। आई होप कि आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही टिक किया होगा दोस्तों, उत्तराखंड। बने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1062 का जवाब दें। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। 1950, 1949, 1948, 1951। सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? कब एक्सेप्ट किया था, कब स्वीकार किया था? जल्दी से बताएं। और ये कब लागू हुआ था ये भी बताएंगे। लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ ये भी बताइए, लागू कब हुआ ये भी बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोस्तों हम अपनाने की बात करें तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारे भारत का संविधान को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949, सॉरी 50, 26 जनवरी को मैं जैन लिख रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया था दोस्तों। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके। सदरलैंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व के जो भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं वो इस वीडियो के साथ, इस क्लास में कवर कर दूंगा आपके इस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी, जाम्बेजी नदी, कैरोनी नदी या आर्थर नदी। तो एक बार तो मैं इसका सही जवाब टिक कर लेता हूं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सदरलैंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आर्थर नदी पर ये स्थित है। आई होप कि आप सभी में यही टिक किया होगा। ये आर्थर नदी दोस्तों न्यूजीलैंड में है दोस्तों। कहां पर है? न्यूजीलैंड। ठीक है, अब मैं एक एक करना स्टार्ट करता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके जवाब लिखना स्टार्ट करता हूं। बात करें दोस्तों ए ऑप्शन से, सेंट लॉरेंस नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? कोई कमेंट करेंगे इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों, बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया वो जलप्रपात का नाम है नियामा जलप्रपात। नियामा जलप्रपात दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है नियामा जलप्रपात। नियामा जलप्रपात। ठीक है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा में दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इसको इग्नोर ना करें। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में स्थित है दोस्तों। इस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? ध्यान रखना, विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विक्टोरिया एक झील भी है दोस्तों। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात मैं यहां पे लिख देता हूं, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। यहां पे स्पेस कम बचेगा तो मैं आपको बोलकर इसका इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में है और इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया दोस्तों झील भी है। इसी झील से दोस्तों, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। ये दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी झील है विक्टोरिया झील दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी झील है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील से ही होता है और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बात करें कैरोनी नदी, कैरोनी नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? एंजिला जलप्रपात। रट लें साथियों, इसको रट लें दोस्तों। कैरोनी नदी पर बहुत बार पूछा जाता है एंजिला जलप्रपात। रट लें सभी साथी, रट लें इसको, एंजिला जलप्रपात। ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से, एंजिला जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है, एंजिला जलप्रपात।
एंजीला जलप्रपात किस नदी पर? कैरोनी नदी पर है साथियों। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में है ये, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात बनते हैं, वाटरफॉल बनते हैं, वो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। बाकी प्लेलिस्ट पर, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, हर एक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1064, निम्न में से मलेशिया की मुद्रा पैसो, यूरो, रिंगित या क्वाचा? तो यहां पर डी ऑप्शन जाएगा या सी ऑप्शन जाएगा, बताइए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 1065, निम्न में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? गुरु पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईस्टर या पोंगल? तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु पूर्णिमा दोस्तों गलत हो जाएगा, जिन्हें भी टिक किया है। डी ऑप्शन सही जाएगा, पोंगल दोस्तों, फसलों की कटाई पर। पोंगल कहाँ का? केरल का कि तमिलनाडु का? कमेंट करिएगा। 1066, ओरिजिन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। सभी बच्चे जानते होंगे इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? राजेंद्र प्रसाद की, बताइए। शशि थरूर, चार्ल्स डार्विन, चेतन भगत। दोस्तों जो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक है ना, वो चेतन भगत की ही है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है पुस्तक, ध्यान रखना दोस्तों, चेतन भगत की, ठीक है। 3 मिस्टेक इन माय लाइफ, ये भी चेतन भगत की ही है। तो आपको पूछा दोस्तों ओरिजिन ऑफ इंडिया, इसकी पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 637 यानी 1067, बिलासपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? क्या होगा इसका सही जवाब? बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बात की साथियों, ये स्थित है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1068, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का 2023 होगा साथियों, यहाँ पर 2023 होगा, यहाँ पे 23 होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2023 के अवार्ड ही 2024 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग 23 टिक करिए, 23 है, यहाँ पर 23 है, ठीक है। तो 2023 का अवार्ड किसको दिया गया बताइए? रोहित शर्मा को, उस्मान ख्वाजा को, विराट कोहली को या हार्दिक पांड्या को? सभी साथी बताएं। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 दिया किसको है? ये दिया गया विराट कोहली को दोस्तों। आई होप कि आप सभी बच्चों ने विराट कोहली टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? रानी का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे अभिलेख किसके? ये सारे के सारे अभिलेख अशोक के, अशोक, सॉरी डी ऑप्शन को छोड़ के ये सारे के सारे अशोक के, अशोक के, ठीक है। तो मैं इसका सही आंसर एक बार टिक कर देता हूं, रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी का अभिलेख। अब ये कौशाम्बी का अभिलेख किस राज्य में स्थित है? कमेंट जरूर करिएगा, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, जो जो क्वेश्चन पूछे मुझे अच्छे से याद है, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा किन कितने जवाब दिए, कौन कौन एक्टिव रहता है, ठीक है। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पर स्थित है, कमेंट करेगा। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना दोस्तों, रूमी देही अभिलेख, रूमी देही अभिलेख, ये दोस्तों अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है दोस्तों। सबसे बड़ा लंबा अभिलेख कौन सा है? सबसे लंबा अभिलेख अशोक का है दोस्तों, सबसे लंबा, सबसे बड़ा है ना, सबसे लंबा अभिलेख, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में साथियों, ठीक है। बने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लास का ये अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1070, मल्ल युद्ध युद्ध कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, बताइए। ये मार्शल आर्ट किस राज्य की प्रसिद्ध है? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश? सभी साथी बताएंगे। मैं एक बार इसका सही उत्तर टिक कर देता हूं। मल्ल युद्ध की बात हो रही है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, मल्ल युद्ध आंध्र प्रदेश की है ना, 1070, ठीक है। तो डी ऑप्शन आई होप सभी बच्चों ने टिक किया होगा, ठीक है, डी ऑप्शन ही टिक किया होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा। अब देखो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बनारस, यूपी में एक युद्ध कला दोस्तों, मुष्ठी युद्ध कला, मुष्ठी युद्ध कला, ये बनारस की है, बनारस, ठीक है, बनारस यूपी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंजाब की कौन सी कला है? गतका, बहुत बार पूछी जाती है। बिहार में परिखंडा मार्शल आर्ट, परिखंडा चित्रकला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो आपके स्क्रीन पर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं साथियों, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमारी जीके जीएस की 52 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है दोस्तों। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन में हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा, आप लोग सपोर्ट अपना भी बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। मेहनत करिए, सिलेक्शन पक्का होगा, मेहनत करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से दोस्तों, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी ने जाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग जरूर देखना दोस्तों। अगर जीके जीएस में 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों हमारी जो मैथ की क्लास रहती है मैं बता देता हूं, मैथ और रीजनिंग की, मैथ प्लस रीजनिंग की क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। एक दिन आपके जीके जीएस की क्लास और दूसरे दिन आपके मैथ प्लस रीजनिंग की क्लास। दोस्तों मैथ प्लस रीजनिंग में दोस्तों वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जो आप एग्जाम में एकदम से फोड़ के आएंगे उस क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट लॉजिक्स भी बताऊंगा हर क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप वो भी क्लास को देखें। हमारी पहली क्लास कंप्लीट हुई है, कल हमने पहली क्लास कंप्लीट करी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैथ प्लस रीजनिंग की जो क्लास कल कंप्लीट हुई है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं साथियों, ठीक है। अगर ये क्लास आपको लगा इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे। दोस्तों आप भी देखिए और उन्हें भी शेयर करिए, सभी स्टूडेंट तक शेयर करिए इस क्लास को, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। फ्री पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।